लीफ कॉलिशन के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज़ में है। लीफ का मतलब है लोअरिंग इमिशन बाय एक्सीलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस। फॉरेस्ट फाइनेंस का मतलब है जंगलों को पैदा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए पैसा देना, फॉरेस्ट फाइनेंसिंग करना, मनी प्रोवाइड करना, इसको एक्सीलरेट करना, बढ़ावा देना फॉरेस्ट फाइनेंसिंग को, ताकि इमिशन को कम किया जा सके, लोअर किया जा सके। आप सबको पता है भाई साहब, जो जंगलों में पेड़ होते हैं, कहीं पे भी ट्री पेड़ है, वो जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस, वो कैसे करते हैं? CO2 लेते हैं, CO2 लेने के बाद क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये क्या कार्बन सिंक का काम करते हैं। मतलब जो कार्बन होता है, जो हार्मफुल गैस होती हैं, ग्रीन हाउस गैस, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं पेड़। तो फॉरेस्ट फाइनेंस करके इमिशन को कम करना इसका मेन टारगेट है। तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले ये देखेंगे कि ये लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट हुआ था 2021 में ही। इसमें ये घोषणा की गई इसकी लीफ कॉलिशन की। मतलब ये समिट हुआ था, मीटिंग हुआ था, कई कंट्री यहाँ पे पास आई और उन्होंने एक लीफ कॉलिशन बनाई। और ये पहले पढ़ेंगे लीडर समिट ऑन क्लाइमेट क्या है। देखो 2021 में ही 22 से 23 अप्रैल 2021 में ही ये वर्चुअल क्लाइमेट समिट हुआ था। वर्चुअल का मतलब है इंटरनेट के जरिए एक मीटिंग हुई थी, लीडर्स क्लाइमेट समिट 2021 में ही। ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? ऑर्गेनाइज का मतलब है आयोजन किसने किया था इसका? जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूएस अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उसने इसका ऑर्गेनाइजेशन किया था, ऑर्गेनाइज किया था, आयोजित किया था। और बहुत सारी कंट्रीज से लीडर आए, पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में, लीडर समिट ऑन क्लाइमेट। और इसमें ये घोषणा की, जो ग्रीन हाउस गैस है, यूएस ने, यानी कि जो बिडेन है, उसने ये घोषणा की, ये अनाउंस किया कि हमारे वजह से, यूएस के वजह से जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होते हैं, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स इसको 2030 तक घटा देगा 50% से लेके 52%। किस लेवल से? 2005 के लेवल से। मतलब 2005 में जितना कार्बन इमिशन होता है, उससे, उस लेवल को अगर ध्यान में रखें तो 2030 आते आते हम 50 से 52% जो कार्बन इमिशन है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, उसको रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे। ऐसा यूएस ने टारगेट रखा इस समिट में, जो लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, ये लीडर्स समिट हुआ था, क्लाइमेट समिट पे हुआ था, ये लीडर समिट ऑन क्लाइमेट हुआ है जो। अब ये लीफ कॉलिशन क्या करेगा? ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर एफर्ट है पब्लिक प्राइवेट का। मतलब इसमें प्राइवेट कंपनी भी साथ दे रही है और गवर्नमेंट कंपनी भी साथ दे रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह काम करेगा ये। और जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना इसका मेन टारगेट है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आप सब जानते हो, ये अर्थ हमारी, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ में ये ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल जोन 35 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, 23.5 डिग्री से सब ट्रॉपिकल। तो इसके बीच का जो रीजन है, लगभग हम मानते हैं 28 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जो रीजन है इसके अराउंड, ये इस रीजन को बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन। मतलब यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं इस रीजन में। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, बचाना इसका मेन टारगेट है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट एफर्ट दोनों लगेंगे। और इसके लिए $, मतलब अमेरिका के $1 बिलियन कलेक्ट किए जाएंगे, मोबिलाइज किए जाएंगे। और जो भी कंट्री ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट लगाएगी, उस कंट्री को इस मनी में से जो ये डॉलर हैं, इनमें से फाइनेंस किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, मनी प्रोवाइड की जाएगी, जो भी देश ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाने के लिए एफर्ट लगाएंगे, प्रयास करेंगे। तो अभी लीफ कॉलिशन के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये किसने ये अडॉप्ट किए? 3 गवर्नमेंट साथ आई हैं इसमें लीफ कॉलिशन। किस किस की है ये? कॉलिशन का मतलब होता है एक तरह से गठबंधन। 3 गवर्नमेंट आई हैं, यूएसए, अमेरिका की, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे। 3 गवर्नमेंट का कलेक्टिव एक्शन है लीफ कॉलिशन। और ये पब्लिक प्राइवेट एफर्ट है, मतलब प्राइवेट कंपनी भी साथ देंगी, जैसे यूनिलेवर PLC, Amazon.com, नेस्ले, Airbnb, ये कंपनी भी इसमें साथ देंगी, इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरियाज को बचाने के लिए। ये कंट्री जो भी पार्टिसिपेट करना चाहती है, जो भी विलिंग कंट्री है, जो भी इच्छा रखती है पार्टिसिपेट करने की, हिस्सेदारी करने की इस लीफ कॉलिशन में, तो वो कर सकती है। लेकिन कुछ प्री डिटरमाइंड कंडीशन है जो इस कॉलिशन ने रखी हैं, उन क्राइटेरिया को मानना पड़ेगा, तभी कोई कंट्री इस कॉलिशन में, गठबंधन में पार्टिसिपेट कर सकती है, हिस्सा ले सकती है। फाइनल सपोर्ट कैसे होगा इसका? देखो रिजल्ट बेस्ड होगा। जो भी कंट्री अच्छा रिजल्ट देगा कि उसने हाँ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छे कदम उठाएं, तो उसके बेस पे लीफ कॉलिशन उसे फाइनेंस देगी, वित्तीय सहायता देगी, मनी प्रोवाइड करेगी। ये मॉडल काम करेगा जैसे 2 डिकेड से बना हुआ है। डिकेड का मतलब होता है 10 साल, 2 डिकेड हो गया मतलब 2 डिकेड 20 साल, 20 सालों से ज़्यादा हो गए। एक फंड बना हुआ है इन्वायरमेंटल डिफेंस फंड, इसी के साथ ये काम करेगा।
और जो इंडिजिनस कम्युनिटी हैं, मतलब जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरियाज में जो लोग रहते हैं, मूल निवासी, उनके साथ मिलके फॉरेस्ट पीपल, जंगलों में जो लोग रहते हैं, और ब्राज़ीलियन और यूएसए की एनजीओ। ब्राज़ील कंट्री है, आपको पता है, यूएस अमेरिका एक कंट्री है, इसकी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्था, उनके साथ मिलके, एनजीओ के साथ मिलके, इस जो कॉलिशन है, इसका जो टारगेट है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, अमेजन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाया जाएगा। अमेजन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये है, देखो ये है ब्राज़ील, ब्राज़ील के आसपास यहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट बोलते हैं, बहुत ही घना जंगल है, ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे क्या है, ये परफॉर्मेंस मेज़र की जाएगी ट्रीज स्टैंडर्ड पे, जो भी जिस भी कंट्री को फाइनेंस किया जाएगा, कुछ ट्रीज स्टैंडर्ड है। ट्रीज स्टैंडर्ड क्या है, ट्री स्टैंडर्ड का मतलब है द रेड प्लस इन्वायरमेंटल एक्सीलेंस स्टैंडर्ड। कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, अगर उन रूल्स नियम को फुलफिल करता है कोई कंट्री, तभी उसे फाइनेंस दिया जाएगा, किसी को भी ऐसे ही नहीं दिया जाएगा। कोई मांगने आ गया कि उसने पेड़ पौधे लगाए हैं नहीं, कुछ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन किया नहीं है, पैसा मांगने आ गया, तो ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगा। कुछ पहले से स्टैंडर्ड रूल्स नियम बनाए हैं, अगर उनको फुलफिल करता है तभी दिया जाएगा। ये रेड प्लस क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे, थोड़ा तसल्ली रखो आप। पहले इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं, लीफ कोलिशन की सिग्निफिकेंस क्या है। एक तो यह है प्लेटफॉर्म फॉर प्राइवेट लीडरशिप, मतलब एक तरह से ये प्लेटफॉर्म हो गया कि इसमें प्राइवेट जो कंपनी है वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और जो नेट जीरो इमिशन का टारगेट है, वो देखो प्राइवेट सेक्टर जब साथ नहीं देगा तो उसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, कैन नॉट बी रीच्ड विदाउट बोल्ड लीडरशिप फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट कंपनियां साथ में आ रही हैं, वो भी सहायता करेंगी गवर्नमेंट की, तो नेट जीरो इमिशन का जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सकता है। नेट जीरो का मतलब इतना है, जितना कार्बन का इमिशन हो रहा है, जैसे मान लो 1 टन कार्बन का इमिशन हो रहा है, 1 टन में होता है 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम कार्बन इमिशन हुआ, तो 1000 जितना इमिशन हुआ इसको इतना एब्जॉर्व भी करें, जितना इमिशन हुआ 1000 को एब्जॉर्व भी करें। चाहे आप स्मोक टावर लगाओ, चाहे आप फॉरेस्ट एरिया डेवलप करो, फॉरेस्ट एरिया इसको एब्जॉर्व करेंगे, तो उसको एब्जॉर्व भी किया जाए, जितना इमिशन हो रहा है इतना एब्जॉर्व भी किया जाए, उसको बोलते हैं नेट जीरो इमिशन। ये जरूर याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल का। अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि नेट जीरो का मतलब जीरो इमिशन करना, गलत हो जाएगा। जीरो इमिशन नहीं है, नेट जीरो का मतलब है जितना इमिशन हो रहा है, जितना निकल रहा है कार्बन, इतना ही एब्जॉर्व करने सोखले कार्बन को वातावरण से, एटमॉस्फेयर से। नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस है लीफ कॉलिशन का, इंक्रीजेज कार्बन स्टॉक, कार्बन सिंक या स्टॉक इंक्रीज करना। आपको पता है पेड़ पौधे कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, क्योंकि कार्बन को एब्जॉर्व कर ले, सोख लेते हैं, तो एक तरह से कार्बन सिंक को भी इंक्रीज करना है। फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनको बचा के, क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाए जाएंगे तो कार्बन सिंक करेंगे। नेक्स्ट क्या करेगा, जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट में, पेरिस एग्रीमेंट में क्या है, देखो आप सबको पता है UNFCC एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका लेक्चर बनाया हुआ है, आप अदर इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट में जाके इसका लेक्चर देख सकते हो, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम मेंस में लगभग हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है, इससे रिलेटेड। UNFCC 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील में, रियो डियो जनेरियो नाम की जगह पे, वहाँ से निकला था। इसी की मीटिंग होती है हर साल, कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिंग, इसी मीटिंग को। और इसकी 21 मीटिंग हुई थी, 21वीं 2015 में। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहाँ पे हुई थी। कुछ एग्रीमेंट हुए वहाँ पे, समझौता, उन्हीं को बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट। उसमें कुछ टारगेट फिक्स किए गए कि हर एक कंट्री अपनी मर्जी से कोई भी टारगेट फिक्स कर सकता है कि आने वाले सालों में कितना कार्बन वो रिड्यूस करेगा। तो यही है नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, कि अपने आप कंट्री डिसाइड करेंगी कितना कार्बन वो रिड्यूस करेंगी अपनी कंट्री से। तो ये इस टारगेट को भी अचीव करने में सहायता करेंगे लीफ कॉलिशन जो है। नेक्स्ट जो रेड प्लस ऑब्जेक्टिव है उसको भी अचीव किया जा सकता है। रेड है क्या, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। जितना भी डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जितना भी पेड़ काटे हैं लोगों ने, और जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिग्रेड हुए, कम हो गए हैं, उनकी वजह से जो इमिशन हो रहा है, टारगेट मतलब जो कार्बन जो निकल रहा है उनकी वजह से, तो इसको रिड्यूस करना इस रेड प्लस का टारगेट है। रेड प्लस भी UNFCC ने ही अडॉप्ट किया है, UNFCC जो है उसने अडॉप्ट किया था रेड प्लस भी। रेड प्लस मतलब रेड प्लस जो है, रेड का ही नेक्स्ट वर्जन है रेड प्लस, एक ही बात है, समझे, इसका कुछ नेक्स्ट वर्जन है, कुछ अलग टारगेट इसमें रख दिए एक्स्ट्रा। नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस होगा लीफ कॉलिशन का, सोल्व डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजिकल कमिटमेंट। मतलब देखो एक तरह से तो हम डेवलप करना चाहते हैं, रोड वगैरह बनाना चाहते हैं, रेलवे वगैरह बनाना चाहते हैं, और उसके लिए फिर फॉरेस्ट वगैरह भी काटते हैं, तो इनमें बैलेंस एक तरह से बनाने के लिए इंसेंटिवाइज करेगा ये लीफ कॉलिशन। नेक्स्ट क्या होगा, कंप्लीमेंट्स अदर ग्लोबल गोल्स, जो अलग अलग ग्लोबल गोल्स हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड कुछ गोल हैं, उनको अचीव करने में भी ये सहायता करेगा। जैसे
ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट लॉस है, जो नुकसान होता है इस एरिया में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में, उसको 2030 तक बिल्कुल ख़त्म कर देगा, इसका ये टारगेट है। इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट को बचाया जा सकेगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी अचीव किया जा सकेगा इसकी वजह से। अब ये रेड क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। देखो, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काटना, इसकी वजह से क्या होगा, पेड़ों को जैसे ही काटेंगे तो फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन और बढ़ जाएगा। डिग्रेडेशन का मतलब फॉरेस्ट और घट जाएंगे। जैसे ही पेड़ काटेंगे, जैसे यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, तो वाटर रन ऑफ से, रन ऑफ का मतलब होता है वाटर रन ऑफ कि पानी का बहना, रन ऑफ का मतलब बहना। तो जैसे पानी बहता है, बारिश होती है बहुत तेज़, उसकी वजह से ये जड़ों को उखाड़ देता है पेड़ों की। तो पेड़ जैसे ही कम हो जाएंगे तो यहाँ पे पेड़ और क्या है, बाकी के पेड़ की जड़ उखड़ जाएगी। अगर मान लो घने पेड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डेंसिटी में है, तो पानी को रोक लेते हैं, तो पानी कोई नुकसान नहीं कर पाता। लेकिन फिर दूर दूर पेड़ हो गए मान लो, तो पानी यहाँ से आसपास से निकलेगा तो जगह बनाएगा, इनकी जड़ें खोद देगा, तो इससे फॉरेस्ट डिग्रेड और हो जाएंगे, पेड़ गिर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इनकी वजह से पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, तो पेड़ पहले खड़े थे तो वो CO2 एब्जॉर्व करते थे, लेकिन अब पेड़ यहाँ पे नहीं रहे तो वो नहीं करेंगे। इस तरह से क्या हो गया, इमिशन ज़्यादा हो गया। तो इस इमिशन को ही घटाना, रिड्यूस करना है रेड का टारगेट। इससे ये है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन करना है, अचीव करना है, इसका टारगेट यही है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसको कम करना। नेक्स्ट क्या है कि जो कार्बन जो ये सिंक करते हैं उसको मोनेटाइज करना। कि मान लो ये भाई साहब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जो यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है 23.5 डिग्री बीच में, या 28 डिग्री के आसपास लगा लो आप, जो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये जितना कार्बन सिंक करता, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या, मनी में, मनी के टर्म में वैल्यू क्या है, मतलब जितना कार्बन इमिशन किया इसने, अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करते तो कितना पैसा लगता। स्मोक टावर यहाँ पे लगाते, स्मोक टावर ऐसे होते हैं, ये कार्बन इमिशन को सिंक मतलब एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो ये जो टावर हैं ये लगाते तो कितना पैसा लगता। तो इसको मॉनेटरी टर्म में, मनी की वैल्यू में इसको पता लगाना कि यहाँ कितनी वैल्यू है, इसकी वजह से जितना हमने जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया है, मिटिगेट का मतलब है कम किया है, तो मॉनेटरी वैल्यू कितनी है इसकी, ये पता करना। और रेड प्लस जो क्रिएट किया था, किसने बनाया था, UNFCCC नहीं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नहीं बनाया था इसको। और ये क्या है, प्लीज़ नहीं देखा तो आप लेक्चर जरूर जरूर देखें। कहाँ पे, अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप क्लिक करोगे नीचे चैनल पे, सिंपल CSC पे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे अदर इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट में जाके देखना उसे। UPSC पिछले 10 सालों में 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा इसी से, और मेंस में तो लगभग हर साल ही क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, आपको लिखना ही लिखना होता है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ। नेक्स्ट, अब ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं ब्रीफली। 28 डिग्री नॉर्थ साउथ का जो इक्वेटर के आसपास का रीजन है उसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे कैनोपी फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा होती है, वेरी वेट प्लेसेस हैं, यहाँ पे लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, सीजनली होती है, थ्रू आउट ईयर भी हो सकती है, मतलब कहीं कहीं पे सीजनली होती है, एक सीज़न में जैसे जून से सितंबर में हुई, कहीं पे थ्रू आउट द ईयर होती है, सालों साल बारिश होती है। और यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है, 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में होता है यहाँ पे टेम्परेचर। और ये फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और आसपास के जो पैसिफिक आइलैंड है वहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट मिलते हैं। अब इंडिया का क्या सिनेरियो, इंडिया ने फॉरेस्ट के लिए क्या क्या किया है, थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट है अभी 24.56% है पूरे जोग्राफिकल एरिया का, मतलब जितना भी एरिया है इंडिया का उसमें से 24.56 पे टोटल फॉरेस्ट और टोटल ट्री कवर है। टोटल ट्री कवर देखो, टोटल फॉरेस्ट तो है, टोटल फॉरेस्ट अगर सिर्फ फॉरेस्ट लगाएं तो वो है 21.67%, और ट्री कवर है, ट्री कवर का मतलब है, देखो फॉरेस्ट होता है एक साथ बहुत सारे पेड़, ट्री कवर है कहीं कहीं पे पेड़ है, एक दो पेड़ है कहीं पे, एक दो पेड़ है, तो ऐसे ट्री कवर कितने हैं, वो है 2.89% एरिया पे। तो इन दोनों को मिला दे तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना हो जाता है 24.56%। तो ये परसेंटेज भी याद रखनी है आपको, ये परसेंट डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है PCS के एग्जाम में भी, किसी एग्जाम में भी। तो इतना ट्री कवर है इंडिया का। इंडिया का जो ट्री कवर वगैरह कितना घटा है बढ़ा है, एक ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कुछ ऑब्जर्वेशन की है। इसने कहा है इंडिया का नियरली 38.5 थाउजेंड एकड़ में जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो डिक्रीज हो गया है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात हो रही है, देखो ओवरऑल फॉरेस्ट तो बढ़ा है इंडिया का, बढ़ा है, लेकिन जो ट्रॉपिकल एरियाज में फॉरेस्ट है वो डिक्रीज हुआ है 38.5 थाउजेंड हेक्टेरिया 2019 से 20 के जो हम मैच करें तो लगभग ये 14% लॉस हो गया ट्री कवर देखे तो वो 14% लॉस हुआ है। और टोटल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया जो फेल हुआ है 0.38% कम हो गया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया।
0.67% डिक्रीज हो गया ट्री कवर, परसेंटेज में लगाएं तो ये रिकॉर्ड किया है इसी पीरियड में। और मिजोरम में सारे स्टेट में लगाएं तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है फॉरेस्ट कवर ट्रॉपिकल एरियाज़ में। उसके बाद हुआ है मणिपुर में, असम में, मेघालय, नागालैंड में। आपको सबसे ज़्यादा किस में कम हुआ है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वो याद रखना, वो है मिजोरम। और कंजर्वेशन स्टेप क्या लिए हैं इंडिया ने फॉरेस्ट को बचाने के लिए? 1952 में एक इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई। इसमें ये टारगेट रखा कि हम 1/3 अपनी टोटल जितनी भी लैंड है, जितनी भी भूमि है इंडिया की, उसके 1/3 पे मतलब 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, ये टारगेट रखा। फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में जारी की। इसमें भी यही रखा कि इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाना है। और ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी 1988 की, इसमें क्या है, जो कॉमर्शियल कंसर्न है, कॉमर्शियल कंसर्न का मतलब जो फैक्ट्री वगैरह बनाई जाती हैं उनसे कार्बन इमिशन होता है, और इनका इकोलॉजिकल पे रोल क्या है, फॉरेस्ट एरिया पे पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, इन सबको ध्यान में रख के ये पॉलिसी बनाई थी। एक है कैंपा फंड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस पर, पिछले 6-7 साल में ही लगाओगे तो। ये कैंपा फंड की फुल फॉर्म है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। ये कैंपा फंड क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है और किसी कंपनी ने खरीद लिया, तो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया खरीद लिया, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनसेट करेगी। जैसे मान लो ये 200 एकड़ का 200 हेक्टेयर का एरिया है, तो इतने एरिया में कंपनी कहीं पे फॉरेस्ट लगा के देगी, इतने एरिया में। तो ये है कंपनसेटरी, फॉरेस्ट भी लगा के देगी और पैसा भी देगी, मनी भी प्रोवाइड करेगी जितना ये फॉरेस्ट है। तो ये जितना भी पैसा होगा, जितना ये कंपनी देगी, वो इस फंड में जाएगा, इस फंड में, कैंपा फंड में। आगे वो फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए यूज किया जा सकता है। और अगर मान लो कंपनी फॉरेस्ट एरिया नहीं देती, ऐसा जहाँ पे फॉरेस्ट उगाया जा सके, क्योंकि बहुत सी ऐसी बंजर भूमि होती है ना, इनफर्टाइल लैंड, जहाँ पे फॉरेस्ट पेड़ पौधे उग ही नहीं सकते, और अगर वो मान लो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड देना चाहती है, तो वो दुगनी देगी। यहाँ पे अगर 200 एकड़ ली थी फॉरेस्ट एरिया की, तो वो 400 एकड़ ज़मीन कहीं पे देगी, ताकि गवर्नमेंट वहाँ पे फिर वो डेवलप कर सके फॉरेस्ट एरिया। 400 एकड़ ज़मीन देगी और पैसा भी देगी, जितना फॉरेस्ट एरिया था इसका पैसा भी देगी, जो इस फंड में जमा होगा, कैंपा फंड में। समझ गए? नेक्स्ट क्या लिए हैं, इंडिया ने कुछ एक्ट बनाए हुए हैं फॉरेस्ट के लिए, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, अंग्रेजों के ज़माने का, अभी भी चल रहा है। कंपनसेटरी फॉरेस्ट फंड एक्ट 2016 का, जिसमें कैंपा फंड बनाया था, कैंपा फंड इस एक्ट के जरिए बनाया था। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, एक फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। ये कुछ लेजिस्लेशन लॉ बनाए हुए हैं इंडिया ने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यही था इस लेक्चर में इसके बारे में।